प्रांतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय पूर्व सत्र न्यायाधीश रिया राहुल साहब, मंच पर उपस्थित संगठन के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी, अन्य साथी और इस सभागार में उपस्थित मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से आए हुए हमारे कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता साथी, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप सबको अभी बताई और हमारे कई साथियों ने उन सारे विषयों पर बात रखने की कोशिश किया जिस उद्देश्य को लेकर आज का प्रांतीय सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ वक्ताओं की बातें ऐसी होती हैं जो भले छोटी हों, शब्दों में कम हों, लेकिन वो एक अपनी अलग से छाप छोड़कर जाती है। उसी प्रकार हमारे डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि साहब जय भीम कहो और किधर भी चलो, ये नहीं चलेगा। जय भीम कहो और किधर भी चलो, नहीं चलेगा। लोग चला रहे। उसी प्रकार संगठन जब मैदान में काम करता है तो उसे बहुत सारे साथियों के विचार जानने और समझने का अवसर मिलता है। कार्यक्रमों को डिजाइन करते समय केवल ये मकसद नहीं होता कि हम ज्ञान बांटेंगे, उसके पीछे एक मकसद होता है कि बहुत सारे उन अनुभवी साथियों से हम लोग भी सीखेंगे और उस सीखने की कड़ी में एक निष्कर्ष बनता है कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या है। उन लाइन ऑफ एक्शंस के आधार पर संगठन अपनी भविष्य की योजनाएं बनाता है और उन योजनाओं के आधार पर उस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है जिस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने संगठन बनाया होता है। क्या होता है? तो वो उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। मुझे इस बात का गर्व है कि जो 4-5 सालों में हम लोगों ने मेहनत किया, उस मेहनत में हमारे सामने ऐसे बहुत सारे अनुभवी साथी हैं मंच पर कि जिनसे हम लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ है। आदरणीय डॉक्टर साहब उधर सबसे पहले कॉर्नर पर बैठे हैं, उन्होंने बताया कि 1998 में 63 मुकदमों की क्रिमिनल हिस्ट्री थी। अभी रास्ते में हम लोग साथ आए और मान्यवर के साथ काम करने का उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। तलवार साहब की तो बात ही क्या करना, और हमारे बहुत सारे साथी हैं। आपको ये बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि संगठन ने आखिरकार जो ये विषय है, सब्जेक्ट है कि विधायिका में दलितों को शब्द का इस्तेमाल किया मैंने जानबूझकर। दलित में नहीं बोलता, मैं SC/ST बोलता हूं, लेकिन उसके बावजूद मैंने दलित शब्द का इस्तेमाल किया हैंडबिल के लिखते समय, और लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए कोष्टक में SC/ST भी लिखवाया। तो एक सबसे पहले शब्द है विधायिका में, पर्टिकुलर वर्ड है विधायिका में। फिर एक दूसरा शब्द शुरू होगा दलितों के, विधायिका में दलितों के, स्पेसिफाई है कौन लोग, कहां पर, आरक्षण का उद्देश्य।
विधायिका में दलितों के आरक्षण का उद्देश्य, जिस समय भारत के विधायिका में दलितों के आरक्षण को जब किया जा रहा था तो उसका उद्देश्य क्या था? लोगों ने सब्जेक्ट को, लाइन को छोटा कर दिया है अपनी टाइपिंग के हिसाब से, और एक दूसरा शब्द हमने उसके साथ जोड़ा, लाइन जोड़ी कि उद्देश्य क्या था, और उसके बाद हम लोगों ने जोड़ा वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता। अब वर्तमान में इसका क्या मीनिंग है? इस विषय पर लोगों ने बहुत कम जानने की कोशिश किया और पूरा का पूरा कार्यक्रम इस विषय के लिए ही डिजाइन किया। अभी छत्तीसगढ़ में अभी हम लोगों ने कार्यक्रम किया तो छत्तीसगढ़ के 2-3 विधायक आए थे, तो विधायक जी लोगों को देखकर हमारे भंते जी घबरा गए। भंते जी ने जब अपना संबोधन किया तो अपनी जिज्ञासा के सवाल उन्होंने रखे मेरे सामने। उन्होंने कहा, सिंह साहब जब अपना संबोधन करें तो इस बात को जरूर बताएं, क्या वो पार्टी बनाने जा रहे हैं? जिज्ञासा तो जिज्ञासा है, क्योंकि जब विधायकों को आमंत्रण शुरू हो गया, इधर भी कम से कम 5-6 नाम लिखे, शरीर से कोई प्रकट नहीं हुआ, लेकिन एक नया उदाहरण, नया शब्द, नया आइडिया हमारे डॉक्टर साहब ने दिया। अब सोच रहा हूं, गंभीर मंथन कर रहा हूं डॉक्टर साहब ने, लोगों से सलाह मशवरा करके, जिन लोगों का नाम लिखो तो उनका पुतला भी बना के रखो, कुर्सी पर बैठा के रखो। शरीर नहीं है, लोग कहेंगे ये कौन है, वो नहीं आ सके, उनका पुतला है। बोले आपको क्या फायदा होगा? हमको ये फायदा होगा जैसे वो विधायिका में पुतले के रूप में रहते हैं वैसे ही हमारे कार्यक्रम में भी है। बहुत धन्यवाद, आइडिया आपका बहुत जोरदार था। इसीलिए मैंने कहा था कि मान्यवर के साथ काम का कुछ उदाहरण शेयर करो मेरे साथ में, कुछ अनुभव। साथियों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत ना आज राजनीति करता है ना कल राजनीति करेगा। लेकिन शब्दों को सुनकर कंफ्यूज मत होना। दोबारा बोलता हूं, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ ना आज राजनीति करता है ना कल करेगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि जो संगठन में काम करते हैं उनकी राजनीति पर रोक है। बात समझ में आ रही है? संगठन नहीं करेगा तो संगठन नहीं करेगा, ये संगठन का फैसला है। और संगठन में काम करने वाले लोग राजनीति करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। तो हम दूसरों के लोकतांत्रिक अधिकार को नहीं छीन सकते। वो किस पार्टी से करना चाहते हैं ये भी उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। पार्टी का मैं नाम नहीं लेता। अब तमाम पार्टियां हैं, जिसके पास पार्टी नहीं है उसके लिए भी बाबा साहब ने व्यवस्था की है, निर्दलीय लड़ जाओ। जरूरी है पार्टी खेलेगा, निर्दलीय खेल ले। बहुत सारे वकील तो मुझे मिलते हैं तो मैं पूछता हूं क्यों पर्चा भरते हो? अरे यार प्रचार होता है इस बहाने, उसके बाद में मुकदमे आने लगते हैं। देखिए ये भी आइडिया सही है, तो प्रचार करना है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के तहत कोई वकील अपना होर्डिंग पोस्टर प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, ये कानून में है। लेकिन जब चुनाव लड़ेगा तो पोस्टर छपेगा, बड़ा बड़ा नंबर लिखेगा, बड़ा बड़ा हाईकोर्ट लिखेगा, इलाहाबाद लिखेगा, मध्य प्रदेश लिखेगा, भोपाल लिखेगा, जिला सत्र न्यायालय लिखेगा, नंबर लिखेगा, प्रचार हो जाएगा। आइडिया है? तो कौन आदमी किस लिए चुनाव लड़ना चाहता है ये भी विषय अलग है। अब मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि संगठन ने जो ये विषय लिखा
और उसके पीछे क्या थीम है, ये आपको जानना समझना जरूरी है। भारत के संविधान को भारत के संविधान को यदि हम संवैधानिक तरीके से जानना और समझना चाहते हैं तो भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है। क्या है? भारत के संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो 3 चीजों पर खड़ा है। नंबर 1, पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट जो है वो आपके दिल्ली में है और जो लेजिस्लेचर है वो आपके प्रत्येक स्टेट में है, यानी ये दोनों ही संस्था हैं, एक है मौलिक रूप से कानून बनाने का काम, क्रिएशन ऑफ लॉ बाय द लेजिस्लेचर, करेक्ट। एक दूसरा इंस्टीट्यूशन है बने हुए कानूनों का अनुपालन करना, एग्जीक्यूटिव। क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के लोग जो एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट मशीनरी में हैं, आइदर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस और इन ए स्टेट सर्विस, दे आर ऑल कॉल्ड टू बी एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। दो। और तीसरा इंस्टीट्यूशन है संवैधानिक, तो उसका नाम है जुडिशरी। उस जुडिशरी के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं और फिर बताता हूं। जुडिशरी 3 लेयर में है। सबसे हाईएस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके नीचे है ईच स्टेट में हाई कोर्ट्स हैं और ईच डिस्ट्रिक्ट में तीसरे लेयर पर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। आखिरकार हमें ये सब्जेक्ट लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? ये हमें जरूरत तब पड़ी जब 1 अगस्त 2024 को भारत के उच्चतम न्यायालय के मात्र 7 जजेस ने 25 करोड़ से ज्यादा लोगों के भविष्य का फैसला किया। ये हमें जरूरत कब पड़ी? जब 1 अगस्त 2024 को भारत के उच्चतम न्यायालय के मात्र 7 जजेस यानी 7 व्यक्तियों ने भारत के 22.5% का मतलब है भारत में वर्तमान जनसंख्या लगभग 100 करोड़ 1 अरब 42 करोड़ 142 करोड़ के आसपास है। इतने लोगों के विषय में से आप 22.5% लगभग 25 से 30 करोड़ के बीच है, इतने लोगों के जीवन का फैसला किया। और जब ये फैसला किया गया तो मुझे बड़े अफसोस के साथ अभी वर्तमान मुझे एक जानकारी मिली, अगर जितने लोग इधर बैठे हैं इस हॉल में, क्या किसी को मालूम है कि वो जो जजमेंट गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाउ मेनी पेजेस इट रन्स? कितने पेजेस हैं उसमें? मुझे पूछना पड़ता है। मालूम है क्यों पूछना पड़ता? आपका टेस्ट लेने के लिए नहीं। इस गलतफहमी में आप मत रहो कि मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं। टेस्ट नहीं ले रहा। ये इसलिए पूछना पड़ता है कि भारत में जैसे लाखों संगठन है, हजारों संगठन है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर, उसी प्रकार सैकड़ों लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को चलाने वाले लोग हैं, और वो कहते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा और हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो अगर हम मिशन को पूरा करना चाहते हैं और यदि हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो क्या कोई वकील जिस केस के तथ्य नहीं जानता, क्या उस मुकदमे को कोर्ट में बहस कर सकता है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परेशानी ये है, वो जजमेंट 565 पन्नों में है। 565 पन्ने, मैं नहीं कहता एक दिन में पढ़ लो, 15 दिन में पढ़ लो, महीने में पढ़ लो, 1.5 महीने में पढ़ लो, 2 महीने में पढ़ लो, 3 महीने में पढ़ लो, अरे 4 महीने लगा के तो पढ़ लो। यदि आप उस
उस जजमेंट को पढ़ोगे नहीं तो उसके अंदर उन्होंने क्या फाइंडिंग रिकॉर्ड किया आपको कैसे पता चलेगा? और जब तक आपको पता नहीं चलेगा आप जमीनी आधार पर उसके विरोध में अपना कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते। और जब तक हमारा जमीनी कॉन्सेप्ट नहीं होता तब तक हमारी लड़ाई भी जमीनी नहीं हो सकती। इसलिए 1 अगस्त 2024 का वो जब जजमेंट आया और जजमेंट के बाद में भारत के अंदर जो भी शेड्यूल कास्ट के विधायक और सांसद थे उनके द्वारा अपवाद को छोड़कर जब इस विषय पर देश में कोई चर्चा नहीं की गई तब हमको लगा, हमारे संगठन को लगा कि देश के अंदर ये चर्चा किया जाना अति आवश्यक है। कौन सी? अब यहां से शुरू होती है हमारी यात्रा कि विधायिका में दलितों के आरक्षण का उद्देश्य। आप सभी को मालूम है, बहुत ज्यादा नहीं, 26 जनवरी 1950 से थोड़े से पीछे की यात्रा, थोड़ा सा। किसी भी जीवन काल के लिए 100 साल कुछ नहीं होता, 100 साल कुछ नहीं होता। और जिस इतिहास को हम लोग लड़ना चाहते हैं वो 5000 साल का है। 5000 साल के अगर इतिहास को हम लड़ना चाहते हैं और अगर हम 100 साल के इतिहास को भी नहीं जानते हैं, आपकी लड़ाई कभी जमीनी हो ही नहीं सकती। आपको मालूम है कि भारत में साइमन कमीशन के आने के बारे में महात्मा गांधी जी ने विरोध किया। He was a barrister। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और उनके अन्य टीम के साथियों ने कहा साइमन कमीशन वेलकम। क्यों? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आखिरकार वेलकम क्यों कर रहे थे और मिस्टर गांधी जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है वो उसका विरोध क्यों कर रहे थे? इन दोनों क्यों को जानना जरूरी है। कर रहे थे जरूरी नहीं है, क्यों कर रहे थे? आपको मालूम है कि भारत में फर्स्ट इंडिया एक्ट 1935 में बना और फर्स्ट इंडिया एक्ट 1935 से पहले ये कम्युनल अवार्ड की घटना है 1932 की। मिस्टर गांधी जब उस कम्युनल अवार्ड के संदर्भ में बहस करने के लिए जब लंदन में गोलमेज सम्मेलन में थे और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे तो कम्युनल अवार्ड जो यहां हमारी वकील बिरादरी है वो अवार्ड का मीनिंग जानती है। अवार्ड मींस पंचायत निर्णय, एग्रीमेंट तो नहीं है, निर्णय है। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल पंचायत देता है, मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल पंचायत देता है, करेक्ट? जब गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने सबसे पहला सवाल यह उठा दिया लोकस का, दिस पर्टिकुलर पर्सन अंबेडकर इज नॉट ए एडवोकेट और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेड्यूल कास्ट। पहले लाइन यहीं से शुरू हुई कि गांधी जी ने कहा कि अंबेडकर उनका प्रतिनिधि नहीं है, असली प्रतिनिधि मैं हूं, इसको तो सुनने की जरूरत ही नहीं है, इसके पास वकालतनामा ही नहीं है। यही है। अब लोग कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। अब बाबा साहब अपनी बहस क्या खाक करें? जिस आदमी से कहते तू वकील ही नहीं है भैया, तू कैसे बोल रहा? वकील तो मैं हूं। वकालतनामा मंगाना पड़ा। वकालतनामा किसने भेजा? स्वामी अच्युतानंद और तमाम जो हमारे उस समय के सामाजिक कार्यकर्ता महापुरुष थे, उन लोगों ने अपने खून से और समाज के तमाम सैकड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपने खून से पत्र लिखकर इन्हें भेजा और कहा कि हमारा जो प्रतिनिधि है, हमारा जो वकील है वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर है, मिस्टर गांधी हमारे वकील और हमारे प्रतिनिधि नहीं है। लड़ाई को समझना, अगर इतनी आसान होती तो मुझे नहीं लग रहा कि इतने सालों बाद भी हम लोगों को फिर यही सब चर्चा करनी पड़ती। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जब ये लेटर्स गए, वो लेटर्स अंग्रेज अथॉरिटी के सामने रखे गए
तब उन्होंने कहा कि मिस्टर गांधी आप भी बात कहिए और मिस्टर अंबेडकर को भी बात कहने दीजिए। आखिरकार बहस तो बहुत सारी हुई। उस बहस के लपोलवार में केवल मैं 2 लाइन आपको कहना चाहता हूं। अंग्रेजों के सामने जब बहस हुई तो अंग्रेजों ने बड़ी सामान्य भाषा में कहा कि अंबेडकर कोई आप नई बात नहीं कह रहे हो, पूरी दुनिया में दास्ता है, पूरी दुनिया में गुलामी है, धीरे धीरे दूर होगी, हम लोग सुधार कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उस समय कहा था, दुनिया के अन्य गुलामों में, दुनिया के अन्य दासों में और भारत के गुलामों में, दासों में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में। बोला कैसी बात करते हो अंबेडकर? बोले मैं साबित कर सकता हूं, क्योंकि अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा था वकील सबूत मांगता है। अरे वकील सबूत नहीं मांगता है, जज सबूत मांगता है। हम तो कहते हैं हल्के झूठा है, जज साहब कहते हैं कैसे झूठा है, लिखने भर से सबूत जज को चाहिए, वकील को नहीं चाहिए। वकील तो केवल एक अधिकार रखता है, तूने मुझे लिप्त किया जीवन की आखिरी सांस तक, मेरे नजरिए से तू भले गलत हो लेकिन जिम्मेदारी है छुड़ाने की, मैं यही बोलूंगा, झूठा बता दिया। ईमानदार है, ईमानदार है। और ईमानदारी का अगर सर्टिफिकेट अगर प्रोफेशन में किसी को मिल सकता है तो केवल 2 लोगों को मिल सकता है, या तो डॉक्टर को या वकील को। जब उन्होंने कहा कैसे साबित करोगे? बोले क्या आपके दास हैं? बोले हैं। बोले आप छू सकते हो? छू सकते हैं। आपका दास आपको छू सकता है? बोले छू सकता है। बोले हमारे यहाँ दास हमको छूना तो छोड़ो, उसकी परछाई को भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसकी परछाई भी पड़ जाए तो उसे मालिक नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसलिए आपके यहाँ दास में और हमारे दास में ये अंतर है। अंग्रेजों ने जब इस आर्गुमेंट को सुना तब उनको एहसास हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर कितने खतरनाक परिस्थिति की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन लोगों को छूने का अधिकार नहीं है, जिन्हें पानी का अधिकार नहीं है, जिनके मालिक उन्हें छू नहीं सकते, उनकी परछाई पड़ने से अगर वो अपवित्र हो जाते हैं, तब ये बात अंग्रेजों को समझ में आई कि जो मिस्टर गांधी बोल रहे हैं वो सत्य नहीं है, जो मिस्टर अंबेडकर बोल रहे हैं सत्य तथ्य ये है। किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए हमें सत्य तथ्य की जरूरत होती है, और जिन लोगों के पास में सत्य तथ्य नहीं होते उनके निर्णय भी गलत होते हैं, क्योंकि निर्णय और लॉ प्रिंसिपल्स तथ्य पर लागू होते हैं। जिनके पास तथ्य नहीं है उनके लॉ के प्रिंसिपल्स और उनके इंटरप्रिटेशंस और उनके निर्णय मैं लिख कर दे सकता हूं गलत है। डॉक्टर अंबेडकर ने जब इस बात को साबित किया तो एक बात और साबित किया, the persons who are the untouchables, they are not the majority class, it is a minority class. They are not the Hindus, they are not the Hindus. Hindus are different persons, they are the untouchables, they are the outcasted persons, they are the minority. अनटचेबल और माइनॉरिटी के इन 2 तथ्यों को उन्होंने सुना, समझा और बहस किया गया। और वहां पर जब सारी बहस कॉन्क्लूड हो गई, सारी बहस कॉन्क्लूड होने के बाद में वहां पर एक विषय और आया। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट थे उस समय के किंग, उन्होंने कहा मिस्टर गांधी, हम जो भी निर्णय देंगे, जो भी पंचायत देंगे, आपको स्वीकार होगा कि नहीं? तो मिस्टर गांधी ने कहा जरूर, आप जो भी निर्णय दोगे मुझे स्वीकार होगा। बोले दस्तखत करो फाइल पर। दस्तखत कर दिया। मिस्टर अंबेडकर से जब कहा कि मिस्टर अंबेडकर हम जो भी निर्णय देंगे आपको स्वीकार होगा, तो बाबा साहब ने कहा मुझे हर कीमत पर मेरे लोगों के लिए अधिकार चाहिए। अगर देने की गारंटी देते हो तो दस्तखत करूंगा, नहीं देने की गारंटी देते दस्तखत नहीं करूंगा। इसका नाम है प्रतिनिधि। इसका नाम क्या है? प्रतिनिधि। और जब ये बहस हुई और बहस कॉन्क्लूड होने के बाद में मिस्टर गांधी इंडिया के लिए चल दिए, और इंडिया के जैसे उस बहस के बाहर जब निकले
तो उन्होंने मिस्टर गांधी से सवाल पूछा वहां पे प्रेस रिपोर्टर्स ने, आप क्या कहना चाहोगे? तो उस आदमी ने इंडिया उतरते ही कहा एयरपोर्ट पर, यदि अंग्रेज अछूतों को अधिकार देते हैं तो ऐसी आजादी मुझे पसंद नहीं है, ऐसी आजादी को मैं ठोकर मारता हूं। ताली नहीं है, ताली नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, ताली मत बजाओ, बात को सुनने और समझने की कोशिश करो। जो व्यक्ति अपनी गुलामी को बर्दाश्त कर सकता है, अपनी आजादी को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अछूतों को अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है, इसका समझने का विषय है कि वो हमसे किस लेवल पर नफरत करता है। गांधी जी का मैं कोई विरोधी आदमी नहीं हूं, लेकिन जब मैं मुकदमा बहस करूंगा तो फिर मैं किसी को नहीं देखता, क्योंकि मेरे प्रोफेशन के प्रति गद्दारी होगी अगर मैं सही तथ्यों पर आर्गुमेंट नहीं करूंगा तो। और जब वो भारत में आए, और भारत में आने के बाद में जब अंग्रेजों ने पंचायत घोषित किया 16 अगस्त 1932 को, और उन्होंने पंचायत के माध्यम से यानी उसे कम्युनल अवार्ड घोषित किया, और कम्युनल अवार्ड से हमारे लोगों को वो सारे अधिकार दे दिए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मांगे थे, और मिस्टर गांधी की किसी भी बात में उन्होंने तथ्य नहीं पाया, इसलिए उनके आर्गुमेंट्स को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया। अब रिजेक्ट तो इसलिए कर दिया, जो 4 बार मैट्रिक में फेल होकर आदमी बैरिस्टर बनता है और 1 बार पास होकर बैरिस्टर बनता है, अंतर तो है ही है। जब ये बहस हुई और 16 अगस्त 1932 को जब ये कम्युनल अवार्ड आया, तो 4 चीजें केवल आपको मैं बताना चाहता हूं, आप सबको मालूम है। वो 4 राइट्स क्या हैं? नंबर 1 है डबल वोटिंग राइट, नंबर 2 है सेपरेट इलेक्टोरेट, एडल्ट फ्रेंचाइजिंग, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। 2 राइट्स आज भी भारत में हमारे पास में हैं, एडल्ट फ्रेंचाइजिंग और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आज भी भारत के संविधान के अनुसार लागू है भारत में। सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह ज्वाइंट इलेक्टोरेट भारत में लागू किया गया है, और डबल वोटिंग राइट के लिए आदरणीय महात्मा गांधी जी ने अपना आमरण अनशन वाला अभियान शुरू कर दिया था। भाई क्यों किया? क्या दिक्कत है भाई आपको? बहुत छोटी सी दिक्कत थी। उनके पास, गांधी जी के पास में भी केवल ये चर्म चक्षु नहीं थे, ज्ञान चक्षु भी थे। ज्ञान चक्षु खाली भारत के पास ही थोड़ा है, पाकिस्तान के पास में भी है, तभी तो उसने भी मिसाइल बनाई है। इधर हमारे लोगों ने मिसाइल बनाई है, काय बात के लिए? ज्यादा मत बोलना भाई, अगर हम खतरा हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं तुझको, यही है ना? तो पाकिस्तान ने भी बना ली, और तुम भी ज्यादा मत बोलना, भले ताकतवर बने रहे, ज्यादा बोलोगे खतरा होगा तो छोड़ देंगे हम भी। यहां सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ में ज्वाइंट इलेक्टोरेट कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म कर दिया। डबल वोटिंग राइट के बारे में गांधी और गांधी जी की टीम दूरदर्शी थे। उसका कॉन्सेप्ट क्या है? डबल वोटिंग राइट में हमारे समाज को 2 वोट डालने का अधिकार दिया। हमारे लोग जब चुनाव लड़ेंगे और जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो क्षेत्र होगा वहां हमारे लोग केवल वोट डाल सकते हैं, लेकिन जब वो लोग चुनाव लड़ेंगे तो फिर क्या होगा? हमारे लोग उनको भी वोट डालेंगे। इसको मोटी भाषा में समझो, जो आदमी आपके क्षेत्र में वोटर नहीं है उसके हाथ पर जोड़ने जाओगे, ए भैया तू वोटर ही ना है, तेरा क्या मतलब है भाई? यही ना। लेकिन जो वोटर है तो उनके पास तो फिर साड़ी और दारू और मुर्गा भी ले जाते हैं। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि डबल वोटिंग राइट से होता क्या कि हमारे समाज के असली लड़ाके चुनकर जाते, और सेपरेट
इलेक्ट्रेट की वजह से हमारे असली लड़ाके चुन के जाते, लेकिन डबल वोटिंग राइट से प्रॉब्लम क्या था, उनके लोगों को अगर चुनाव लड़ना होता तो हमारे समाज के लोगों की बस्ती में आकर हाथ जोड़ने पड़ते। अब जब हाथ जोड़ने पड़ते हैं ये तो उसी से समझो कैसा लगता है। मेरे साथियों, गांधी और गांधी की टीम को यह बात मालूम थी, अगर ये सिद्धांत भारत में बन गया, अगर ये कानून ले लिया अपना रूप, तो फिर शेड्यूल कास्ट के लोगों को कंट्रोल और नियंत्रण करना तो छोड़ो, चंद समय के अंदर ये हमारे सर पर सवार हो जाएंगे। अब नीचे इतना दबा के रखा है तब नहीं मानते, 5000 साल से इनको कुचल रहे, अभी तक खत्म नहीं हो पाए हैं। ऐसा अधिकार दे दोगे तो हालत थोड़े खराब तो हो सकते हैं ना उनके दृष्टिकोण में। आप जानते हो कि मिस्टर गांधी ने अपने अनशन को शुरू किया और भारत में पूरे गांव के अंदर हमारे लोगों की बस्तियों को जलाया गया। जब भारत में हमारे लोगों की बस्तियों को जलाया गया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पूना पैक्ट करने के लिए मजबूर किया गया और 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पूना पैक्ट पर अपना दस्तखत किया। क्यों? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने केवल एक सवाल था कि मैं जिन लोगों के लिए लड़ रहा हूं, जब वो समाज ही नहीं रहेगा तो इन अधिकारों का क्या होगा। आप मध्य प्रदेश के कोने कोने से हैं, हम 2024 में हैं। 2024 और 1932 के बीच में लगभग 100 साल से ज्यादा का फसला। मेरा केवल एक सवाल आपको अपने आप को जवाब, आज भी अगर गांव का सर्वे कराया जाए तो हमारे लोगों के घरों में कितने राइफल और लाइसेंसी बंदूक मिलेंगे? तुलनात्मक दृष्टिकोण से उन भाइयों के ज्यादा मिलेंगे जो हमें लतियाते रहते हैं। आज भी हमारे लोगों के घर कच्चे हैं। तो क्या 1932 में जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हमारे घर पर सर पर खपरेल नहीं थी, छप्पर थे, छप्पर। खपरेल तो मिट्टी का मजबूत खपड़ा होता है, इसलिए आग धीरे से लगती है, जल्दी नहीं लगती है, लेकिन छप्पर में तो आग लगाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ना। 1932 में जब हमारे लोगों के छप्पर जला दिए गए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूना पैक्ट पर दस्तखत करने के लिए मजबूर हुए। क्यों हुए? क्योंकि जब वो समाज ही नहीं रहेगा तो उनको अधिकारों की कोई लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। 24 सितंबर को बाबा साहब ने दस्तखत किया और 25 सितंबर को मुंबई की सभा में उन्होंने पूना पैक्ट का विरोध किया और स्टेटमेंट दिया कि मैं पूना पैक्ट का समर्थन नहीं करता। आप सब वकील हो, क्या कोई भी एग्रीमेंट अगर संपन्न होता है, अगर वो दबाव में है या किसी अन्य कारण में, क्या वो वैलिड एग्रीमेंट है? नहीं। आप सब जानते हो जब भी एग्रीमेंट लिखा जाता है, मैं स्वस्थ चित्त में बिना कोई नशा पत्ती किए, बिना किसी के दबाव में इसको संपन्न कर रहा हूं स्वेच्छा से, यही लिखते भाई। इसका मतलब है दबाव में किया गया, नशापत्ती करके किया गया कोई भी एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट नहीं है, वो अनवैलिड एग्रीमेंट है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ठीक दूसरे दिन 25 तारीख को उसकी आलोचना किया। इसका क्या मतलब है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट जो किया वो मजबूरी में किया था, वो उनके द्वारा सहमति से किया गया दस्तावेज नहीं है। 1932 में ये घटना हुई और 1932 के बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल अपना जीवन समाज के बीच में लगाया और 17 जुलाई, 18 जुलाई और 19 जुलाई 1942 को नागपुर में उन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन किया। आपको मालूम है? जुलाई 19 जुलाई 17, 18, 19 जुलाई 1942 को जब उन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन किया तो आपको मालूम है
उस जमाने में जब जनसंख्या कम थी, उस समय 75,000 से ज्यादा लोगों ने उसमें सहभागिता किया, यानी लगभग 25,000 महिलाएं और 50,000 पुरुष। आप समझ सकते हो कि 75,000 लोग उस जमाने में कितने होते हैं। जब इतना बड़ा काफिला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में अधिवेशन किया, तो ठीक तीसरे दिन 20 जुलाई को ही अंग्रेजी गवर्नमेंट ने, अंग्रेजी वायसरॉय जनरल ने वहां से पत्र भेजा और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, जो गवर्निंग काउंसिल थी, उसके अंदर सदस्य बनाया और आज के जमाने के अनुसार 4-4 मंत्रालय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दिए। सेंट्रल PWD दिया, लेबर मंत्रालय दिया। आपकी यात्रा 17, 18, 19 जुलाई 1942 को राष्ट्रीय अधिवेशन से इस रूप में बदली और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब मांगने वालों से देने वालों में शामिल हो गए, यानी कैबिनेट में शामिल हो गए। अगर ये बात समझी जाए, 20 जुलाई बाबा साहब को गवर्निंग काउंसिल में सदस्य बना और आदरणीय गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया है? 9 अगस्त 1942। सही है। 20 जुलाई और 9 अगस्त के बीच में कितना समय है, कितना फासला है? मात्र 19 दिन। 9 दिन हो गए, 19 हो गए, मात्र 19 दिन। 18-19 दिन के अंदर गांधी जी को फिर यह बात समझ में आ गई, जैसे उनको कम्युनल अवार्ड समझ में आ गया था, इसका क्या इंपैक्ट होगा। मिस्टर गांधी को यह बात फिर समझ में आ गई कि अंबेडकर जो मांगने वाला है, अब वो देने वालों में शामिल हो गया है। इसलिए अगर ज्यादा दिन देने वालों में शामिल रहा तो फिर हमारे अभियान को नुकसान होगा। और 19वें दिन उन्होंने घोषणा कर दिया, करो या मरो। सच है। आप हम वकील हैं। अब तो ये जो लैंग्वेज है हिंसात्मक है या सम्मानजनक या अहिंसा की लैंग्वेज है? हिंसात्मक। किसी से भी पूछ लो। है भैया? हिंसात्मक। हिंसात्मक है ना? हाँ। मैंने क्रिमिनल के जितने भी मुकदमे किए और जितनी भी FIR आई, उसमें ये कहीं नहीं लिखा था मैं सम्मानजनक फलाने साहब के पास गया, मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, फिर भी ये अपराध हो गया है। FIR लिख लो। ऐसा आया है कोई? तलवार साहब कोई आया क्या? जगत में कौन से आए? मैं वहां से गुजर रहा था, फलाने ने कहा अबे जरा चमार चूड़े। मैंने कहा साहब ऐसे मत बोलो। अब ऐसे मत बोलो कि 2 जूते और मारूंगा तुझे। घटना ऐसे बनती है ना, 2 शब्दावली अलग है। तो जिस व्यक्ति ने ये कहा करो या मरो, तो अब सवाल ये है, ये जब हिंसात्मक नारा है तो ये बात किस आदमी ने लिख दिया? ऐ साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ना ढाल लिया तलवार और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लगता है ना सर? इसका मतलब है कि जो आचरण है वो डिफरेंट बोल रहा है और जो ये कहानियां हैं वो डिफरेंट हैं। 9 अगस्त 1942 को भारत में जो हिंसा हुई, उस हिंसा के बाद में ही तय हो गया कि अंग्रेज अब भारत में नहीं रहेंगे लंबे समय तक, वो भारत को छोड़ेंगे। और अंततः उन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत को तथाकथित रूप से आजाद कर दिया और ट्रांसफर ऑफ पावर करके अपना पीछा छुड़ा लिया। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में भारत का संविधान बना, जिसके बारे में पूरे देश भर में केवल चर्चा है क्या कि बाबा साहब आपका संविधान खत्म नहीं करने देंगे। अरे ये पढ़ने की जरूरत, पढ़ने की जरूरत है क्या? खत्म कर दिया। जिन लोगों को वकील नहीं मिल रहे, जिनको बिना किसी ट्रायल के जेल में रखा जा रहा है, जिन लोगों के पास में जमीन नहीं है, जिन लोगों के पास अपनी आबरू बचाने के लिए शक्ति नहीं है, क्या वो आजाद हैं? भारत के संविधान
को जब 26 नवंबर 1949 को बना और भारत के संविधान को जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में रखा तो स्पष्ट संदेश दिया। अभी 1 अगस्त 2024 का जो जजमेंट आया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, वो स्टेटमेंट भी उसके अंदर कोट है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट खास तौर से आरक्षण के संदर्भ में तब तक पूरा होता ही नहीं है जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कोटेशन उसके अंदर ना लिखे। क्या लिख दिया? छब्बीस नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जो संविधान है आपने हमने सबने मिलकर बड़ी मेहनत से बनाया, सबने बनाया, और इस संविधान के माध्यम से हमने 2 चीज को प्राप्त कर लिया है। क्या? नंबर 1 है राजनीतिक समानता, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। ये सिद्धांत है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रिंसिपल्स आर अदर थिंग और प्रैक्टिकल आर अदर थिंग्स। विधायक जी और हम या पीछे खड़ा हुआ वो सामान्य आदमी संविधान में समान है, लेकिन एफआईआर लिखने की बात आएगी विधायक जी की लिख जाएगी, उस आदमी की नहीं लिखी जाएगी। वे लिखा होना चाहिए। वन मैन वन वोट ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। और डॉक्टर बाबा साहब ने दूसरी बात कहा, लेकिन इस बात को भी समझने की जरूरत है कि हम जिस भारत में रहते हैं वहां आर्थिक विषमता का बोलबाला है, सामाजिक विषमता का बोलबाला है, और कोई भी राजनीतिक समानता तब तक ज्यादा दिन नहीं ठहर सकती जिस समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता ना हो। आर्थिक और सामाजिक समानता अगर नहीं है तो राजनीतिक समानता ज्यादा दिन नहीं ठहर सकती। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि भारत की सामाजिक और आर्थिक विषमता को जल्द से जल्द कम किया जाए, खत्म किया जाए। सेक्युलरिज्म की सही परिभाषा को पढ़ने की जरूरत है भारत के संविधान में। टू मिनिमाइज दी अनइक्वालिटी अबाउट द इकोनॉमी, इट इज ए सेक्युलरिज्म। आर्थिक विषमता को ज्यादा से ज्यादा कम करना, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक समानता को स्थापित करना, यह है सेक्युलरिज्म। भारत में दिख रहा है। मैं किसी एक पार्टी को दोष देना नहीं चाहता और किसी एक पार्टी की तारीफ करना नहीं चाहता। जब उन्होंने ये संविधान सौंपा और संविधान सौंपने के बाद में 26 जनवरी 1950 को भारत में भारत का संविधान लागू हो गया और भारत 2 चीज घोषित हो गया, लोकतंत्र भी घोषित हो गया और गणतंत्र भी घोषित हो गया। गणतंत्र माने 26 जनवरी को गणतंत्र मनाते हैं ना, जनता का राज। गण माने जनता, तंत्र माने व्यवस्था, जनता की व्यवस्था, जनता की व्यवस्था जनता के द्वारा जनता के लिए। लेकिन वर्तमान में आज क्या है? पार्टी की व्यवस्था पार्टी के द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। अरे अभी एक वीडियो आया था, वंदे भारत में एक बिटिया इधर से उधर जा रही थी, उद्घाटन हुआ अभी, तो कुछ कार्यकर्ता लोग बैठे थे, बार बार इधर कहां जा रही है। उस लड़की ने फिर अपना वीडियो वायरल कर दिया कि मैं इस बॉगी से उस बॉगी में जा रही हूं, तो बोल रहे हैं कि हमारी मीटिंग चल रही है, तू क्या है बॉगी में इधर टहल रही है। 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र स्थापित हो गया और भारत के इसी संविधान के तहत एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया। वो नई व्यवस्था कौन सी थी? जो 1935 में डॉक्टर बाबा साहब ने लड़कर जो हमारे लोगों को कानून बनाने की संस्था में रिप्रेजेंटेशन की बात कही थी 26 जनवरी 1950 को, वही विधायिका और पार्लियामेंट में हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था की गई। क्यों की गई? वो इसलिए की गई, शेड्यूल्ड कास्ट की सीट, शेड्यूल्ड ट्राइब की सीट पर वोट चाहे कोई डाले, कोई अन्य आदमी चुनाव लड़ सकता है? अगर कोई दूसरा लड़ ही नहीं सकता तो पहले दृष्टिकोण में ये आपके उस समाज के प्रतिनिधि होने
होने चाहिए या उस पार्टी या अन्य लोगों के प्रतिनिधि होने चाहिए? आप तो हमारे लड़ने के लिए भेजे गए हो ना। अब सवाल यह है, कानून बनाने की संस्था में रिप्रेजेंटेशन किया गया, कानून बनाने की संस्था में 10 साल के लिए रिप्रेजेंटेशन किया, और जैसा हमारे चीफ साहब ने बताया, चीफ गेस्ट साहब ने, कि आर्टिकल 15 और 16 के तहत केवल उन्होंने कायम किया एग्जीक्यूटिव में, शिक्षा में, वो 10 साल के लिए नहीं था। बिल्कुल सही है, लेकिन इस सत्य को भी हमें समझना होगा कि जिस रिजर्वेशन की कोई लिमिट नहीं रखी गई, उसको लगातार खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने निर्णय दिए, और जिसकी 10 साल लिमिट रखी गई, उसको खत्म करने की तो बात छोड़ो, बिना कोई आंदोलन किए, बिना कोई धरना किए, आज 2024 तक निरंतर चल रहा है। क्यों चल रहा है? अरे कोई मोबाइल प्रेमी है तो बाहर सुन लो। अलार्म बंद करो भाई, अलार्म ले जा। तो जो चीज लिमिटलेस है, लिमिटलेस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट्स के माध्यम से पूरा उसको बांध दिया, क्योंकि चीफ साहब ने विस्तार से वो यूनिट से लेकर सारे उस पर प्रकाश डाला, इसलिए उधर मैं नहीं जा रहा। पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए था, लेकिन 10 साल के बावजूद उसे कंटिन्यू आज भी किया जा रहा है। क्यों? खत्म किया जाएगा, धैर्य रखो। खत्म किया जाएगा, धैर्य रखो, क्योंकि जो समझदार आदमी होता है उसको पता होती है कौन से क्रम में कौन सा काम करना है। सब कर रहा है। उन्होंने रिजर्वेशन पे पहले हमला नहीं किया, पहले प्रमोशन में रिजर्वेशन पे हमला किया, और प्रमोशन के रिजर्वेशन का जब ये जजमेंट आया तो मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के एक एडीएम के यहाँ गया था अपने साथियों के साथ, और उस एडीएम साहब से सामाजिक कार्यक्रम के लिए कुछ सहयोग की बात थी। तो एडीएम साहब को तो लग रहा था कि वही सब कुछ जानते हैं। The person who is holding the chair presently, whatever post, they think yes, we know more than the person who is coming before me. तो कहने लगे, जब जैसे उनको सहयोग के लिए कहा, बोले अरे यार हम तो हमेशा ही कार्यक्रमों के लिए देते रहते हैं, अब बताइए ये प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला था, क्या किया आप लोगों ने? तो जो कार्यकर्ता था उससे कहा, मैं उसके साथ गया था, क्या किया आप लोगों ने? मैंने सोचा कि यार थोड़ी सी तो दवाई इनको दे ही दो, भविष्य में काम आएगी, इनके स्वास्थ्य सही रहेगा। बड़ी कड़वी है दवाई, तो कड़वी होती है लेकिन काम सही करती है, कड़वी अच्छी काम करती है। तो मैंने उनको पूछा, आदरणीय एडीएम साहब, ये जैसे जो आपको तनख्वाह मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप लोग हम लोगों को बहुत सहयोग करते हो, तो संगठन काम करता है, लेकिन वैसे मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो तनख्वाह मिलती है, इसका पहला उपयोग कौन करता है? इसके 95% भाग का उपयोग हमने कहा आपकी बीवी करती होगी, एकदम आईब्रो बनाकर और सब पूरा फेशियल कराकर एकदम फिट रखती होगी। अब एडीएम साहब की कराएगी, किसान की तो ना कराएगी। 5-5 हजार रुपए का फेशियल होता है, तो बाबू का चपरासी की बीवी तो कराएगी नहीं। बढ़िया साड़ी खरीदती होगी, बढ़िया खाते होंगे, बच्चों की फीस जाती होगी, बच्चों के अन्य खर्चे होते होंगे। मैंने कहा लगभग 90% खर्चा बीवी और बच्चों पर होता होगा, और आपके व्यक्तिगत? बोले हाँ होता है। और मैंने कहा 2-4-5% जो भी कुछ है, जो बचता होगा आप समाज के लिए जो भी आ जाता होगा उसको दे देते होंगे? बोले हाँ। मैंने कहा आपको मालूम है प्रमोशन में रिजर्वेशन से कितने लोग रिवर्ट हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट में जो कंटेक्ट हुई थी, अकेले उत्तर प्रदेश में 20,000 लोग रिवर्ट हुए थे। एसडीएम तहसीलदार हो गया था और तहसीलदार कानून को हो गया था। तो मैंने कहा एडीएम साहब, जैसे मान लो हम निकम्मों ने कोई काम नहीं किया, मान लिया, लेकिन
90% और 95% इस तनख्वाह का उपयोग आपकी बीवी और आपके बच्चे ने किया। 20,000 लोग रिवर्ट हुए थे, तो 20,000 आदमी की एक एक बीवी तो कम से कम होगी। कितनी आई थी बीवियां? तो एक एक बीवी का मतलब 20,000, और कम से कम आज के जमाने में ज्यादा ना सही 2-2 बच्चे, 60,000। तो 40,000 वो हो गए। 40 और 20 60। तो हमने कहा ये बताओ किसी और ने आंदोलन किया या नहीं किया, और जो आपकी नौकरी की मजबूरी में समझ गया, क्योंकि सड़क पर धरना नहीं दे सकते, लेकिन 90% जिस पत्नी ने, जिस बच्चों ने उपभोग किया, उन 60,000 में से भी मात्र 20,000, बताओ क्या वो 20,000 लोग भी सड़क पर उतरे थे प्रमोशन में रिजर्वेशन को बचाने के लिए? अब वो शकल देख रहे हैं हमारी तरफ, उसको मालूम नहीं था वकील हूं पक्का कागज पे, नकली नहीं, वो वकील नहीं हूं कि द पर्सन हु हैज सिंपली हैव अ डिग्री, 21 अगस्त को भी नहीं आया कुछ, वो नहीं हूं। अच्छा मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं है, ये प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता किसको है? किसान को मिलता है, मजदूर को मिलता है, वकील को मिलता है, छात्र को मिलता है? बोले नहीं मिलता। किसको मिलता है? नौकरी वालों को मिलता है। नहीं, अच्छा तो मैंने कहा ये बताओ, ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना, आपने नौकरी में रहते छात्रों के लिए क्या किया है? मैंने झूठ मत बोलना प्लीज। बोले कुछ नहीं किया। मैंने कहा किसानों के लिए क्या किया है? बोले कुछ नहीं किया है। वकीलों के लिए किया गया है? कुछ नहीं किया है। मैंने खेतों में जो किसानी मजदूरी करते हैं उनके लिए क्या किया है? बोले कुछ नहीं किया है। तो मुझे अब ये बताओ, उनको किस पागल कुत्ते ने काटा है कि तेरे प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए धरती पर आंदोलन करेंगे? जुडिशरी में कभी भी प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू नहीं हो पाया। मालूम है क्यों? हम लोग को बाहर जाने की मनाही होती है ना, हम लोग को यहाँ अंदर ही रहना, तो अंदर बना रहे, और अंदर बने रहने की वजह से अब HDX में भी हमारे लोगों का सिलेक्शन शून्य हो गया। पता कर लीजिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दो, HDX का अपॉइंटमेंट शून्य हो गया, क्योंकि उनको मालूम है तुम्हारी मानसिकता कि तुम दबकर रहने वाले लोग और घरों में नहीं बिलों के अंदर छुपकर रहने वाले लोग हो, इसलिए तुम अधिकारों के लिए लड़ोगे नहीं। सवाल इस बात का है, जब ये हमारा समाज ये खड़ा है और उसी रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन की पॉलिसी में कानून बनाने वाले लोग रखे गए हैं। कानून बनाने वाले लोग इसलिए रखे गए हैं कि भाई कानून बनाने वाले लोग ऐसे किसी कानून को वहां से पास ही नहीं होने देंगे जहां से हमारे लिए खतरा पैदा हो। कानून बनाना ज्यादा बड़ा काम है या कानून की व्याख्या है? अरे बहुत छोटा सवाल है। कानून बनाना, क्योंकि कानून बनाने का मतलब है जो चीज अस्तित्व में नहीं है उसको अस्तित्व में लाना, यही है ना। और कानून की व्याख्या का क्या मतलब है कि बनी हुई चीज में अगर कोई गैप है तो इंटरप्रिटेशन के माध्यम से उसको पूरा कर देना, यही है। कानून बनाने का काम ज्यादा कठिन है, व्याख्या का काम कम कठिन है। तो मेरा पहला आर्गुमेंट है, इस देश में जब कानून बनाने का काम कठिन है, वहां पर हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो निर्वचन करती है वहां हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो सकता? फर्स्ट। सेकंड, ये कानून बनाने वाले कर क्या रहे हैं? 131 सांसद या किसी भी विधानसभा में जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी बिल हमारा साथी चाहे जिस पार्टी में हो, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर समाज के विरोध में निर्णय हो रहा है तब तो उनको अपनी आवाज और अपनी कलम और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अब सवाल यहीं पर है, ये बहुत बारीक गैप है। हमारे प्रतिनिधि ना बनकर उस पार्टी के प्रतिनिधि बन गए, यही हुआ ना।
हमारे प्रतिनिधि ना बनकर, समाज के प्रतिनिधि ना बनकर पार्टी के प्रतिनिधि बन गए। और वो हमारे ही लोग क्या कहते हैं, मैं फलानी पार्टी से जीता हूं तो मैं उसकी मानूं या तेरी मानूं। उनकी नेचुरल प्रॉब्लम, पारिवारिक समस्या। वो ये कहते हैं। और उन्होंने बड़ी सातिराना से, आपको मालूम होना चाहिए, स्पेशल प्रिविलेजेस केवल विधायक और सांसदों को है कि वो किसी भी विषय पर विधानसभा और संसद के अंदर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में उन्होंने बिल बना लिया और बिल के माध्यम से व्हिप जारी करने का नियम बना दिया। व्हिप का उल्लंघन करोगे तुम्हारी सदस्यता खत्म। और हमारे ज्ञानी लोगों ने वहां पर मेघ थपथपा दिया और उनके विरोध में कानून पास हो गया। हुकूमत केवल उनको मिलती है जो हुकूमत हासिल किए बिना भी हुकूमत को हटाने की शक्ति रखते हैं। किसी भी राजा का, किसी भी देश का कहीं भी उदाहरण ले लो। बगल में देश है छोटा सा तालिबान, अमेरिका बहुत बड़ा बॉस बनता था और हक्कानी को बोलता था कि बहुत बड़ा आतंकवादी है। आजकल वो शिक्षा मंत्री है वहां। हक्कानी बहुत ही खूंखार आतंकवादी है। आजकल क्या कहा जाता है, सम्मानित शिक्षा मंत्री जी है। उस अमेरिका ने जो वहां पर अपना डेरा डाला हुआ था, उन्होंने उनकी उपस्थिति में अंदर ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद में इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया कि वही अमेरिका की फोर्स जो वहां दबाव बनाती थी, उसी अमेरिका की फोर्स ने हाथ जोड़कर कहा कि भैया ये तोप, गोला, बारूद, मशीन गन सब रख ले, केवल हमको अब यहां से चला जाने दे, जान बचा दो। और वही आतंकवादी जब कहे जाते थे और शक्ति के दम पर आज उनकी सरकार है। अच्छा लगता है यहां से कहना हमको भी सरकार चाहिए, ऐसे मिलती है। मित्रों, ये विषय हमने इसलिए रखा कि हम अपना दर्द अपने लोगों को बता सके हैं। और कष्ट इस बात का है, जो प्रतिनिधि हमारी बात सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में नहीं आ सकते, केवल विषय पढ़कर डर जाते हैं, तो वो आपकी लड़ाई वास्तव में कितने लड़ने लायक हैं। फैसला करने में कोई दिक्कत है क्या आपको? ये फैसला भी अब हमको करना होगा और इस फैसले के आधार पर निर्णय भी अब हमको बनाने होंगे। हमें उस शक्ति का निर्माण करना होगा, क्योंकि 1 अगस्त 2024 को जब जजमेंट आया, उस जजमेंट से उन्होंने सबसे खतरनाक काम कर दिया कि 1916 से जो पूरा इतिहास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खड़ा किया था और हजारों जातियों को 2 नाम दिया था, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, आज उन्होंने उस जड़ को उखाड़ दिया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अंदर ही विभाजन के सिद्धांत को अमल में ला दिया है। अब सवाल यह है, अरे मेरे साथ नीचता कर कौन रहा है? वाल्मीकि कर रहा है? या ऊंच नीच की लड़ाई कहां चल रही है? वाल्मीकि चमार खटीक में नहीं चल रही। वो जो सोकाल्ड अपर कास्ट बने हुए हैं, उन लोगों से ऊंच नीच की लड़ाई थी। तो ऊंच नीच की लड़ाई जब उनसे है, तो समानता का सिद्धांत उनके साथ कंपैरिजन किया जाएगा या इनके साथ किया जाएगा? वही किया जाएगा ना, वही तो सिद्धांत बना भाई। लेकिन क्या कर रहे हो? सड़क पर धरना दोगे तो रोटी का टेंशन आ जाता है, और जेल में रहोगे तो 2 फायदे, सुरक्षा भी मिलेगी, रोटी भी मिलेगी, और आंदोलन लगेगा बहुत तेज हो गया है, लोग जेल चले गए। लेकिन क्या हकीकत में भारत में क्या इतनी संवेदना है हमारे समाज में? इन संवेदनाओं को कैसे जीवित किया जाए? मान्यवरों के, महापुरुषों के नाम पर हम बहुत सारी तारीफ लूट सकते हैं, बहुत सारे वादे कर सकते हैं, जमीन पर आप काम करोगे नहीं, शक्ति का निर्माण करोगे नहीं, क्या किसी समस्या से कभी हम निकल पाएंगे? मेरे साथियों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग वहां व्याख्या कर रहे हैं, उन्हें आपकी और हमारी
वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन इसलिए जरूरी है मुख्य अतिथि जी, जब मायावती ने काम शुरू किया था तो उसको बदनाम कर दिया था कि पत्थर में पैसा बर्बाद कर रही है, और जब योगी काम कर रहा है तो संस्कार का और ट्यूरिस्ट का काम कर रहा है। ये जरूरी इसलिए है। हमारे आदमी ने पिटीशन किया सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये बुद्ध वाली जगह है, यहाँ पर मूर्तियां निकल रही हैं, इनको सिक्योर कर लिया जाए, तो 1 लाख रुपए लगाकर याचिका खारिज कर दी। और उनके आदमी ने जब लखनऊ हाई कोर्ट में याचिका किया कि जो ये ताजमहल है ये तेजालय है, तो श्रीमान जी ने खाली मुकदमा खारिज किया, कॉस्ट नहीं लगाई। इस लड़ाई को समझने की जरूरत है, क्योंकि न्यायपालिका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है किसी भी सरकार के अधीन नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरेलल सिस्टम है। कार्यपालिका में बैठे हुए एम्प्लॉई शासन के अधीन हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जज किसी भी सरकार के अधीन नहीं है, क्योंकि उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रांट है भारत के संविधान की तरफ से। इंपीचमेंट के अलावा उनका कोई हल नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस आर नॉट द गवर्नमेंट सर्वेंट, दे आर टेकिंग द ओथ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जब मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं तो आपको याद रहे, मैं कोलिजियम का विरोध नहीं करता। हमारी इसमें कोई रुचि नहीं है कि तुम एग्जाम लो या मत लो, हमारी रुचि इसमें है जैसे 10 नाम उनके भेजे हैं, 4 नाम हमारे भी भेजो। जैसे 10 आदमी वो नियुक्त कर रहे हो, ऐसे ही 6